नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डॉक्टनेट पर। बच्चों, ये लेक्चर है 12वीं कक्षा का जो पहला अध्याय है जीवों में जनन, उसका ये लेक्चर है आज। और मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूं कि ये बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें नीट की दृष्टि से अगर देखें तो सिर्फ एक प्रश्न, मैक्सिमम एक प्रश्न ही आता है। 2 प्रश्न आने की संभावना तो बहुत ही भयंकर है, एक ही प्रश्न आता है इसमें, ठीक है। और एक ना भी आए इसकी भी संभावना है, जैसे 2020 के एग्जाम में नहीं आया था, नीट में कोई प्रश्न नहीं आया था इस अध्याय से, ठीक है। सो कहने वाली बात है क्या कि इस चैप्टर से, बहुत छोटा चैप्टर है, प्रश्न आने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। और इस चैप्टर को अगर समझना है तो बेटा ज्यादा से ज्यादा ये चैप्टर सिर्फ 2 लेक्चर, मात्र 2 लेक्चर लेता है ये चैप्टर। ध्यान से अगर सुनो, समझो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये लेक्चर ये चैप्टर जो है 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो कई बच्चे ज्ञान देते हैं, टीचर को ज्ञान देने लग जाते हैं, सर जल्दी करा दिया, सर 2 लेक्चर में खत्म कर दिया। भाई, जो लेक्चर जितना चाहिए उतने में ही तो खत्म करेंगे ना, जितनी जरूरत है उतने में खत्म कर दिया, जितनी जरूरत है उतना पढ़ा दिया। अब काहे उसको घसीटे भाई, 4-4, 5-5, 6-6 लेक्चर, 2 लेक्चर का ये चैप्टर बस। हाँ जी, तो बेटा जी हम इस अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीवों में जनन में हम पढ़ेंगे क्या, जीवन अवधि के बारे में कि जीवन अवधि क्या होती है, अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, ये आज हम देखेंगे। और उससे संबंधित लास्ट में क्या आएंगे, क्विज आएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या कि जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। 11वीं कक्षा में आते हैं तो भी बताना पड़ता है, 12वीं कक्षा में आते हैं तो भी बताना पड़ता है कि भाई ये जो आप पढ़ रहे हो जीव विज्ञान का भाग है। आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, जीव विज्ञान हम जानते नहीं क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, जीव विज्ञान क्या होता है उसके बारे में अभी देख लेंगे। उससे पहले इस अध्याय की रूपरेखा देख लेते हैं कि इसमें जीवन अवधि आती है, अलैंगिक जनन उसके प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं होती है, वो हम पढ़ते हैं इस अध्याय में, बस यही होता है, ठीक है। सो जीव विज्ञान क्या होता है, बच्चा जानता है, हर बच्चा जानता है, गली का बच्चा जानता है कि जीव विज्ञान का मतलब, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, किनका सजीवों का अध्ययन जो होता है। किसका अध्ययन, सजीवों का अध्ययन जो होता है उससे हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। सर ये तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज पढ़ा दी है। किसी भी चीज की प्रिपरेशन की जाती है तो बेसिक से ही स्टार्ट किया जाता है ना। सो जीव विज्ञान का मतलब क्या, अध्ययन किसका, लिविंग्स का, जो सजीव है उनका अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। भाई इसका अध्ययन जीव विज्ञान थोड़ा ना कहलाएगा, इस पेन का अध्ययन जीव विज्ञान थोड़ा ना कहलाएगा। मेरा अध्ययन जीव विज्ञान, आपका अध्ययन जीव विज्ञान, क्योंकि हम हैं क्या, सजीव, ठीक है। तो सजीव जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और ये जीव विज्ञान के जनक कौन है, ये कौन है सर, ये हैं अरस्तु, जिनको हम एरिस्टोटल कहते हैं, ठीक है। सो एरिस्टोटल, अरस्तु जीव विज्ञान के क्या है बेटा, जनक कहलाए जाते हैं, फादर कहलाए जाते हैं, पप्पा कहलाए जाते हैं। किसके, जीव विज्ञान के फादर, जनक, पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को, क्योंकि यही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों का अध्ययन किया था, सजीवों का अध्ययन किया था। सर्वप्रथम बहुत ही गहन अध्ययन किया था किसने, अरस्तु ने। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी के फादर, ठीक है सर। अब ये बायोलॉजी शब्द किसने दिया, ये जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो जीव विज्ञान शब्द जो है ये 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, जिसमें से एक तो ये है जिनका नाम है लेमार्क, जिनका नाम है क्या, लेमार्क, एक तो लेमार्क है, ठीक है। और एक है बेटा कौन आपके, ट्रीविरेनस। एक है लेमार्क और एक है ट्रीविरेनस।
आराम से पढ़ाऊंगा, तसल्ली से पढ़ाऊंगा, फिर कुछ नहीं कहेंगे सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। सो ट्रीविरेनस, लेमार्क, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर शब्द दिया था, वर्ड दिया था, क्या? बायोलॉजी। ठीक है, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मात्र मैंने 3 चीजें बताई हैं कि भैया जीव विज्ञान क्या होता है? सर सजीवों का अध्ययन। किसने दिया ये जीव विज्ञान के जनक कौन थे भैया? अरस्तु थे, एरिस्टोटल थे। शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रीविरेनस ने दिया, है ना। अब मेरे पास सिर्फ लेमार्क की फोटो, ट्रीविरेनस की नहीं है, ठीक है। तो इसी से काम चला लीजिएगा। वैसे फोटो पूछी नहीं जाएगी आपसे नीट के एग्जाम में, ये जरूर याद रखना, लेमार्क और ट्रीविरेनस, इन्होंने क्या दिया था बेटा? शब्द दिया था, क्या? जीव विज्ञान। बताइए, बेसिक सी चीज, कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। चले आगे, अब स्टार्ट करते हैं हमारा अध्याय जिसका नाम है जीवों में जनन। ठीक है, देखिए ये चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसका सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो आएगा ये जीवन अवधि। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, ये जीव जनन करके क्या करते हैं? आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, इस बतख ने जनन किया और बच्चे पैदा कर दिए। हाँ भाई, जनन यही तो होता है, रिप्रोडक्शन यही तो होता है। जनन क्या होता है? काबिलियत है, एक क्षमता है किसी जीव की, क्या? एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी काबिलियत, एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी पावर, क्या? एक संतति पैदा करने की, संतान पैदा करने की, अगली पीढ़ी लाने की। इसी क्षमता को क्या बोला जाता है? जनन, है ना। आराम से समझना, मैं कह रहा हूं कसम से 10वीं कक्षा का बालक भी इसको समझेगा ना, उसको आराम से समझ में आ जाएगा। 10वीं कक्षा का भी बालक अगर ये पढ़ेगा ना, उसको भी समझ में आ जाएगा। कई बच्चे बोलते सर हमारे ना 11th में ना बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। भाई ये 10वीं की चीज है, बिल्कुल बिल्कुल 10th लेवल पर चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप बोलेंगे सर ये तो नीट की क्लास है नीट की, लेकिन इस चैप्टर में 10वीं कक्षा की चीजें आ रही हैं। 10th क्लास में एक चैप्टर था जीव जनन कैसे करते हैं, वही की वही सारी चीजें इसमें आती हैं। हाँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, कंसेप्ट तो वही है ना, कि भाई जनन का मतलब क्या? एक ऐसी प्रक्रिया जिससे एक जीव अपने ही समान नई संतति, नई संतान पैदा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जनन। भाई बतख ने अपने ही समान चूजे पैदा करें, बतख पैदा करी है ना, लोमड़ी तो नहीं पैदा कर दी ना, है ना। तो क्या एक जीव की क्षमता है अपने ही समान जीवों को पैदा करना, नई संतान लाना, अगली पीढ़ी लाना, क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ओके सर, अब दूसरा क्वेश्चन, क्यों कर रहे हैं ये? जनन करते क्यों है? क्या फायदा है जनन करके? कुछ मिल रहा है? इसको जनन करके कुछ मिल रहा है? हाँ सर, जनन करने से क्या होता है? अगली पीढ़ी आती है और जब इसका बुढ़ापा आ जाएगा तो ये इसकी देखभाल करेंगे, जैसे मनुष्य में होता है ना, कि हम इसलिए अगली पीढ़ी लेकर आते हैं कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे जो है हमारी देखभाल करेंगे। इनमें ऐसा है, इसने ये सोचा कि अगली पीढ़ी लेकर आते हैं, जो बतख आएंगी जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो ये मेरी देखभाल करेंगे, है ऐसा? जनन किया क्यों जाता है? सोचिए किस उपलक्ष्य में किया गया। चलो ये तो समझ में आ गया जनन होता क्या है, कि अगली पीढ़ी लाना, नई संतान पैदा करना अपने समान, ये जनन कहलाता है या प्रजनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है ना। क्यों किया? बहुत सिंपल सा कारण है। इमेजिन करिए आज की डेट में जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी के अंदर अगर जनन क्षमता खत्म हो जाए, सोचो जितने भी मनुष्य हैं उन सभी के अंदर अगर जनन क्षमता खत्म हो जाए, अगली पीढ़ी ना आए, जनन क्षमता खत्म हो जाए, तो क्या मनुष्यों का अस्तित्व बचेगा इस पृथ्वी पर? नहीं सर, नहीं बचेगा ना। तो कुल मिलाकर एक जीव जनन क्यों करता है? ताकि उसकी जातीयता, उसका अस्तित्व, उसका वंश बना रहे। किसमें? इस पृथ्वी पर। ठीक है, सो याद रखना कि जनन एक ऐसी काबिलियत है एक जीव के अंदर जिसके द्वारा वो एक नई संतति पैदा कर सकता है, और जनन इसलिए किया जाता है ताकि कोई जाति इस पृथ्वी पर जिंदा रह सके, वो विलुप्त ना हो जाए। सो एक कथन बोला जाता है, अंग्रेजी में बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। ध्यान से सुनना, अंग्रेजी में बोला जाता है रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, यानी जनन एक आवश्यक प्रक्रिया है, बट
इट इज नॉट एसेंशियल दैट रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन एवरी ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जनन हर जीव में मिलेगा। क्यों सर, मौथा पगला गया हमारा, क्या बोल दिया आपने? मैंने कहा मेरे भाई इतनी सी बात कि जनन जरूरी है, जनन एक आवश्यक प्रक्रिया है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हर जीव में जनन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूं, सोचिए मैंने आपसे कहा कि एक नर है ना, और जैसे सपोज मैं नर हूं ना, ऐसे एक नर है, मान लो मेरी बात नहीं कर रहे, एक नर की बात कर रहे, ठीक है। एक नर है और उसके अंदर शुक्राणु पैदा नहीं हो रहे। अब आप बोलेंगे सर शुक्राणु क्या होते हैं? वो कोशिकाएं जो अगली पीढ़ी लाने में सहायता करती हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? युग्मक बोलते हैं। नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है। तो मैंने बोला एक नर है, मान लो एक एक्स नर है ना, और उसके अंदर शुक्राणु नहीं बन रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या वो जनन कर पा रहा है? क्या वो अगली पीढ़ी ला पा रहा है? नहीं सर, नहीं ला रहा। तो क्या वो मर गया? नहीं, जिंदा है। जनन ही तो नहीं कर पा रहा है, तो जिंदा ना? हाँ सर। तो क्या जनन जीने के लिए जरूरी है? नहीं सर। बिना जनन के एक जीव जिंदा रह सकता है? हाँ, रह सकता है। लेकिन इमेजिन करिए, सोचिए, क्या वो अगली पीढ़ी ला सकता है? नहीं सर, अगली पीढ़ी थोड़ी ना ला सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं क्या, जनन एक आवश्यक प्रक्रिया है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जनन हर जीव में मिलेगा। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जनन नहीं कर पाते। जैसे आप सभी ने अगर नाम सुना हो खच्चर, सुना है खच्चर? जो गधे और घोड़े से बनता है, सुना है खच्चर? वो जनन नहीं कर पाता। याद रखना, वो क्या नहीं कर पाता? जनन नहीं कर पाता है। अब जरा सोचिए, खच्चर अगर जनन नहीं कर पाएगा तो सर आगे और खच्चर कैसे आते हैं? वही गधे और घोड़े से खच्चर आते रहते, लेकिन खच्चर जनन नहीं कर पाते, उनकी खुद की अगली पीढ़ी नहीं आ पाती है। जिंदा तो रहते हैं ना खच्चर? हाँ, रहते हैं। सो कहने वाली बात थी, समझने वाली बात थी। आशा करता हूं आपको इतनी सी बात समझ में आ गई कि जनन एक आवश्यक प्रक्रिया है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हर जीव जनन कर सके। चलिए सर, इतनी सी बात हमें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। सर, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे इस चैप्टर में, वो आता है जीवन अवधि। मैंने कहा जी, क्या होती है जीवन अवधि? बहुत सिंपल लाइनों में क्या, कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि, जो काल, जो पीरियड जो होता है, जब हमने जन्म लिया तब से लेकर जब मृत्यु होगी तब तक का समय जो है वो क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है। बताइए, यही लिखा हुआ है क्या, कि प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक की ये काल जो होती है, ये क्या कहलाती है? जीवन अवधि कहलाती है, लाइफ स्पैन कहलाती है ना। अब आप बोलेंगे सर हर एक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। यस, हर एक जीव का जीवन काल अलग अलग है। जैसे हमारी एनसीईआरटी में एक इमेज दे रखी है, एक चित्र दे रखा है, जिसमें से आपसे कुछ पूछा गया है और कुछ बताया गया है। कुछ जीवों का जीवन काल बताया गया। जिनका बताया गया है वो तो कसम से याद करने हैं, जिनका नहीं बताया गया है वो अगर भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो नहीं बताया गया। जो बता रही है ना एनसीईआरटी, वो तो 100% आपने याद रखने हैं। तोते का 140 वर्ष भूलना नहीं है, तितली का 1 से 2 हफ्ते भूलना नहीं है, कौवे का 15 वर्ष, मगरमच्छ का 60 वर्ष, कछुए का 100 से 150 वर्ष, बरगद का याद रख लेना बेटा 250 से 300 वर्ष, 250 से 300 बरगद का, कछुए का 100 से 150, घोड़े का भी 61 वर्ष होता है, गाय का भी 61 वर्ष, हाथी का लगभग 60 से 90 वर्ष के आसपास। ठीक है, सो याद रखना है। फल मक्खी का 1 से 2 सप्ताह याद रखिएगा। सो इनमें जो दे रखे हैं ना, वो जीवन काल तो आपने याद रखने हैं। जो मैंने गोले किए हैं वो तो जरूर याद रखने हैं, भूले नहीं। अब देखिए, यहां से कोई प्रश्न उठता नहीं है, कोई प्रश्न नहीं उठता है, कोई प्रश्न नहीं उठा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूं। कौवे का आकार और तोते का आकार बराबर नहीं है लगभग? दोनों पक्षी हैं। हाँ सर, दोनों बर्ड्स हैं, पक्षी हैं। इसका और इसका आकार लगभग समान है। ये भी तोता भी इतना, कौवा भी इतना, थोड़ा बहुत 1-2 इंच का फर्क हो सकता है। ठीक है, तो हिसाब से जब आकार बराबर है तो जीवन काल भी बराबर होना चाहिए था। हाँ भाई, भैया आकार बराबर है तो जीवन काल बराबर होता, लेकिन इसका मिल रहा है 140 वर्ष, इसका मिल रहा है 15 वर्ष। यानी क्या आकार का जीवन अवधि से कोई लेना देना है?
नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जिसका आकार देखिए यहां पर आकार बराबर है, फिर भी जीवन अवधि इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, यानी आकार से लेना देना नहीं है किसका, जीवन अवधि का। सिर्फ आनुवांशिक पदार्थ से लेना देना होता। अब ये चीज अभी समझ में नहीं आएगी, जब आप आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब जाकर आपको चीज समझ में आएगी। अभी सिर्फ इतना सा कि आकार से कुछ लेना देना नहीं है किसका, जीवन अवधि का। डन। चल अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारी बुक में एनसीईआरटी, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी, कोई बाहर की बुक नहीं, कोई किसी भी प्रकार की पब्लिकेशन नहीं। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को, क्योंकि मैं हर साल बच्चों को बोलता हूं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे मेरी बात को समझते नहीं हैं, मैक्सिमम समझते हैं, कुछ तिगड़मबाज दिमाग के होते हैं, कहते हैं नहीं सर हम आपकी बात नहीं मानते हैं। तो क्यों नहीं सर, हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। उन्होंने कहा पढ़ ले भाई, तो एक्स्ट्रा पढ़। फिर वो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, एक दो चैप्टर पढ़ते हैं, टाई टाई फिस हो जाते हैं। जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उतना पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, उतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखना मेरी इस बात को। एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल होनी चाहिए मेरे भाई, एनसीईआरटी है ना। एनसीईआरटी से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाता नीट के एग्जाम में, ये लिख कर ले लीजिए, एक भी प्रश्न। सो आपको एनसीईआरटी घोट कर पी जानी है, उसकी एक एक लाइन को पढ़ना है। अब आप में से कुछ अगर ऐसे हैं दिमाग वाले जो कहते हैं नहीं सर हमें तो एक्स्ट्रा पढ़ना है, हम तो इस पब्लिकेशन की, नूतन पब्लिकेशन, दिशा पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, ये प्रकाश वो प्रकाश, हम ये पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़िए भैया, बिल्कुल पढ़िए, हम तो कह ही नहीं रहे आपसे, हम तो इतनी सी बात कह रहे हैं, अगर हमारी बात समझ सकते हैं क्या, एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। 90 तो कहां, 100 प्रश्न आते हैं, 100 के 100 प्रश्न, जिसमें से 90 करने होते हैं, 10 ऑप्शनल आते हैं, 5 बॉटनी 5 जूलॉजी के, है ना। तो जितने भी प्रश्न आएंगे सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। सो हम यहाँ पर लैंगिक जनन, यहाँ पर बेटा हम जनन की बात कर रहे हैं। और बच्चों जनन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक। ठीक है सर जी, दोनों में फर्क क्या है, क्या फर्क है सर दोनों में? एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन, दोनों में फर्क क्या है ये समझते हैं। बहुत सिंपल बच्चों वाली चीज यार। अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसमें केवल एक जनक से नई संतति उत्पन्न होती है या उत्पन्न हो जाती। बस सीधे सीधे शब्दों में लिखा मैंने क्या, एक ऐसा जनन जिसमें एक ही जनक से, जनक यानी पेरेंट, मम्मी पापा नहीं बोलेंगे यहां पर, क्या बोलेंगे, एक जनक, एक पेरेंट से क्या हो जाती है, एक नई संतान उत्पन्न हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन वो होता है जिसमें दो जनक, दो विपरीत लैंगिक अंग वाले जनक, दो विपरीत लैंगिक अंग वाले जनक की आवश्यकता होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। सर जी समझ में नहीं आया। मैंने कहा देख, ये देख, मैंने कहा देख ये है हाइड्रा, कौन है ये, हाइड्रा है, ठीक है। और ये मैं हूं, ठीक है, और ये मेरी घरवाली है, ठीक है सर, ओके। एक नर है
और एक मादा है। ठीक है, यहां पर हम बात ही नहीं कर रहे, हम नर मादा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि नर है मादा है, हम सिंपल बोल रहे हैं ये एक जीव है। ओके, अब इस जीव से अगर नई संतान पैदा हो जाए तो ये जीव क्या कहलाएगा? जनक नहीं कहलाएगा? हाँ सर कहलाएगा। मैंने बोला इसके ऊपर कुछ संरचना का निर्माण हुआ और इस संरचना को मैंने बोला कली। क्या बोला? कली, कलिका, बड, कलिका बोलते हैं। ये कलिका विकास कर रही है, वृद्धि कर रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही और बढ़ती जा रही और बढ़ती जा रही और बढ़ बढ़कर यहां से अलग हो गई। मैंने कहा ओके, अब जब अलग हो जाएगी तो नई संतान पैदा हो गई है। हाँ हो गई, बिल्कुल, ये नई संतान उत्पन्न हो गई है। अब आप मुझे बताइएगा क्या यहां पर दो जनक की आवश्यकता पड़ी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं पड़ी, कतई नहीं पड़ी सर, बिल्कुल भी नहीं पड़ी। दो जनक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ी। जस्ट एक संरचना का निर्माण हुआ इस शरीर पर और वो संरचना वृद्धि करने के बाद अलग हो गई और नया शरीर बना दिया, नई संतान, नई पीढ़ी बना दी है। ऐसा जनन क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाएगा, जिसमें एक ही जनक से नई संतान पैदा हो जाती है। लैंगिक जनन में क्या होएगा? सर लैंगिक जनन में ये जो दो विपरीत लैंगिक अंग वाले जो जनक होंगे, विपरीत यानी अपोजिट, लैंगिक अंग का मतलब कि एक नर और एक मादा जिसमें लैंगिक अंग मिलते हैं। हाँ सर मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या कहलाते हैं? नर के लैंगिक अंग क्या कहलाते हैं? वृषण, और मादा के क्या कहलाते हैं? अंडाशय, जो आप पढ़ेंगे मानव जनन चैप्टर में, है ना। सो कहने वाली बात है नर और मादा दोनों में लैंगिक अंग है। हाँ सर है। इन लैंगिक अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? युग्मक, गैमेट्स। क्या बोला? ये जो जीव जो है इनके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है इनके लैंगिक अंगों में, जिनको हम क्या बोलते हैं? युग्मक। जैसे नर में क्या होता है? शुक्राणु, मादा में क्या होता है? अंडाणु। ये नर ने शुक्राणु पैदा किया, मादा ने अंडाणु पैदा किया और इन कोशिकाओं का संयोजन हो गया जिससे एक कोशिका बनती है जिसका नाम होता है युग्मनज, जायगोट। जानते हो ना, ये तो 9th क्लास से आ जाती है। बिल्कुल बच्चों के तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, ताकि फिर कोई कंप्लेन ना करे सर समझ नहीं आ रहा। बच्चों वाली चीजें यार। नर ने विशेष प्रकार की कोशिका बनाई, क्या नाम है? शुक्राणु। मादा ने बनाई अंडाणु, दोनों का संलयन हुआ, क्या बन गया? युग्मनज। अब ये युग्मनज क्या करेगा? सर ये युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण बनाएगा, वो भ्रूण फिर एक शिशु का निर्माण होगा, फिर वो शिशु आगे चलकर इस जालिम दुनिया में आएगा और फिर वृद्धि करेगा, फिर हमारी तरह वो भी विकास करेगा, है। सो कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी कि यहां पर दो जनक की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर सिर्फ एक जनक से ही नई संतति, नया संतान पैदा हो जाएगी। ओके सर, डंडना डंडन, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। अब अगला प्रश्न जो आता है कि इन दोनों जनन में से कौन सा जनन फायदेमंद है, कौन सा लाभकारी है। सो बेटा इस प्रकार के जनन में, लैंगिक जनन में जो मनुष्यों में होता है ना, इस प्रकार के जनन में सोचना जो बच्चा पैदा होएगा क्या वो हूबहू अपने पापा के जैसा होता है? नहीं। डिट्टो होता है क्या? बिल्कुल। कॉपी होता है क्या? नहीं। मम्मी की डिट्टो कॉपी होता है क्या? नहीं। विभिन्नताएं आती हैं, वेरिएशंस आते हैं, परिवर्तन आते हैं कि नहीं? तो याद रखना लैंगिक जनन में क्या आती हैं? विभिन्नताएं। क्या आती हैं? विभिन्नताएं आती हैं। ये विभिन्नताएं आती हैं, जबकि यहां पर कोई विभिन्नता नहीं आती है। बिल्कुल जनक के जैसी होती है अगली संतान, हूबहू उसके जैसी होती है, उसी के जैसा आकार और वैसा का वैसा आनुवांशिक पदार्थ। का सर समझ नहीं आया? देख इधर, देख ध्यान से, देख इधर, देखना। देखो ये है एक कोशिका जिसका नाम है यीस्ट। अभी ऊपर मत पढ़ना, इधर देखना। ये एक कोशिका है जिसका नाम है यीस्ट। नाम सुना आप सभी ने? यीस्ट एक प्रकार की कवक होती है, कवक। ये जो यीस्ट जो है, इस यीस्ट के ऊपर एक छोटी सी कलिका का निर्माण हुआ, कलिका का। ठीक है, इस यीस्ट के अंदर ये केंद्रक था। इस यीस्ट के अंदर क्या था बेटा? ये केंद्रक था। हाँ सर ये केंद्रक था। मैंने कहा ओके सर, केंद्रक के अंदर क्या मिलता है? 9th क्लास का प्रश्न है। केंद्रक के अंदर एक पदार्थ मिलता है जिसका नाम होता है डीएनए। सुना है?
सो डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। पूछेंगे, मेरे को पता है कई बच्चे पूछेंगे डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीएनए। सुन लो और लिख लो जिनको नहीं पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है। और ये डीएनए मिलता है किसमें? केंद्रक में। ये डीएनए किसमें मिलता है? केंद्रक में। और इसी डीएनए को जो यहां पर केंद्रक में मिलेगा, इसको हम बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। सर व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? आनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या होता है? मैंने सिंपल बोला, मैंने कहा तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे अंदर जो पदार्थ आया है वो डीएनए है। तो अब आप जरा सोचिए, आनुवांशिक पदार्थ का मतलब जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पदार्थ आ रहा है, केमिकल आ रहा है, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आया है, वो पदार्थ क्या कहलाता है? आनुवांशिक पदार्थ। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? आनुवांशिक पदार्थ। जो कौन होता है? डीएनए होता है। याद रखना, भूल ना जाना। अब आप मुझे बताइएगा, यहां पर अंदर डीएनए है? यस सर है। किसमें? केंद्रक में। मैंने कहा ओके, है ना। अब जरा सोचिए, यही केंद्रक ने विभाजन किया और विभाजन करके एक और केंद्रक बनाया, और वो केंद्रक इस कलिका में चला गया। चला गया? हाँ सर चला गया। अब इमेजिन करिए, दिमाग लगाइए, ये कलिका वृद्धि कर रही है। हाँ सर वृद्धि कर रही है। इस कलिका के अंदर कौन था? वही सेम टू सेम वही केंद्रक जो यहां पर है, वही केंद्रक उसने अपने आप को डुप्लीकेट किया, अपनी कॉपी बनाई इस केंद्रक ने। तो जो डीएनए यहां पर है वही के वही यहां पर है। हाँ सर। अब ये कलिका के अंदर क्या, और ये कलिका वृद्धि कर करके क्या हो गई? अलग हो गई, और फाइनली ये कंडीशन आ गई। अब ये कलिका अलग हो गई है, और अलग होकर वृद्धि करेगी, विकास करेगी, और वापस से क्या बना देगी? एक नया यीस्ट बना देगी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये नया यीस्ट बना देगी, ये लो नया यीस्ट बन गया। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, इस यीस्ट और इस यीस्ट का आकार सेम टू सेम? हाँ सर, जैसा ये है वैसा ही है। इसके अंदर जो डीएनए मिलेगा सेम टू सेम, यहां पर भी डीएनए मिलेगा। आनुवांशिक पदार्थ क्या है? सेम है। आकार क्या है? सेम है। शरीर कैसा है? सेम है। तो ऐसे जीव जिनका शरीर, जिनका आकार, जिनका आनुवांशिक पदार्थ समान होगा, ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या नाम देते हैं? क्लोन कहते हैं। याद रखना, भूल ना जाइएगा। सो याद रखना, क्लोन मतलब कोई विभिन्नताएं नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, जैसे का तैसा अगली पीढ़ी आ गई है। जैसे जनक था वैसी की वैसी अगली पीढ़ी। नो वेरिएशन, नो परिवर्तन, नो विभिन्नताएं। ऐसा जनक क्या कहलाएगा? आपका अलैंगिक जनन, जिसमें विभिन्नताएं नहीं आती। अब बहुत सिंपल सा सवाल मेरा आपसे, बहुत सिंपल सा सवाल। सोचिए, आज से 10 साल पहले, 10 या 15 साल पहले नोकिया का फोन आता था, वो कीपैड वाला आता था। हाँ सर आता था। उसमें एक सांप वाला गेम होता था। हाँ होता था, बिल्कुल होता था। सांप वाला गेम होता था। और वो जो सांप वाला जो गेम जो होता था, है ना, टर सांप चलता था, है, याद आ रहा होगा? हाँ सर याद है। अब आप मुझे बताएं, आज की डेट में आप में से कई गेम्स खेलते होंगे फोन में, पक्का खेलते होंगे। सर जी पबजी लगे रहते होंगे, कई तो लगे रहते हैं। हो सकता है आप नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ होते हैं, बिल्कुल। आप मुझे बताइएगा, क्या तब से 15 साल से अब तक क्या फोन इंडस्ट्री में विकास हुआ है? हाँ सर। क्यों हुआ है विकास? क्योंकि चेंजेस आए थे, अलग अलग तरह की चीजें आई। सर कैमरा आया, हमारे टाइम पे पता है कैमरा कैसे स्टार्ट होता? 1 मेगापिक्सल, 0.3 मेगापिक्सल। आज की डेट में कितना होता है? मेरे को तो याद भी नहीं, अब पता नहीं कितने मेगापिक्सल आने लगे, गीगापिक्सल तक आ गए अब तो। सो कहने वाली बात है, समझने वाली बात है, क्या कैमरे में चेंज आया है ना, गेम्स में चेंज आ गया है। सोचिए, बहुत सारी चीजें आ गई हैं यार अब तो, है?
सो आपको समझना पड़ेगा ये कैसे आई है, क्योंकि चेंजेस आए हैं, परिवर्तन आया, और परिवर्तन अगर आते हैं तो विकास होता है। इतनी बात से अगर आप सहमत हैं तो अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर इस पृथ्वी पर विकास करना है, क्या करना है बच्चों, इस पृथ्वी पर अगर विकास करना है, इवोल्यूशन करना है, नई नई जाति का निर्माण करना है, तो बताइए क्या करना पड़ेगा। सर विभिन्नताएं लानी पड़ेगी, और विभिन्नताएं कौन से जनन में आती हैं, लैंगिक जनन में आती हैं। तो जरा सोचिए कौन सा जनन, कौन से जनन को मैं लाभकारी जनन मानूंगा। तो सीधी सी बात है, कौन से जनन को लाभकारी माना जाएगा, लैंगिक जनन को क्या मानेंगे हम, लाभकारी जनन मानेंगे। डन, चलें, कोई तकलीफ नहीं है, चल। सो यहां तक हमने इन दो प्रकार के जनन का मीनिंग समझा है, फील किया है, कनेक्ट किया है बायोलॉजी से, ठीक है। चल, यहां तक की बात क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं, ये जो अलैंगिक जनन है एक ऐसा जनन है जिसमें एक ही जनक से नई संतति, नई संतान, नया जीव पैदा हो जाता है, और वो जो नया जीव जो है वो आकारकीय रूप से और आनुवांशिक रूप से बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। याद रखना, सिंपल सा प्रश्न है, क्लोन किसमें जनन में बनते हैं, सर अलैंगिक जनन में क्या बनते हैं, क्लोन बनते हैं। ओके, मैंने कहा डन। अब सर ये अलैंगिक जनन जो है कई प्रकार से हो सकता है, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, अलग अलग प्रकार से जनन हो सकता है। कौन सा अलैंगिक जनन, जिसमें सबसे पहला है कौन सा बेटा जी, हमारा विखंडन। सर जी विखंडन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बालक, इसको अंग्रेजी में बालक क्या बोला जाता है, फिजन बोला जाता है। क्या होता है सर, मैंने बोला, ध्यान से सुनना, मैंने बोला कोई एक जीव या एकल कोशिका, कोई एक जीव या एकल कोशिका, या तो एक जीव है या एक कोशिका है। मान लो ये सर स्वयं को दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा समान भागों में विभाजित कर ले, समान भागों में विभाजित कर लेती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विखंडन। क्या सर समझ नहीं आई, देखो ये कोशिका है, हाँ सर ये कोशिका है, इसने अपने आप को दो बिल्कुल समान भागों में क्या कर लिया है, विभाजित। सर ये वाला थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, मान ले दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। दो समान भागों में क्या कर लिया, विभाजित, खत्म। क्या कहलाएगा, विखंडन। ऐसा विखंडन क्या कहलाता है सर, ऐसे विखंडन को हम बोलते हैं द्विविखंडन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है द्विविखंडन का मतलब क्या होगा, जिसमें एक जीव अपने आप को दो बराबर भागों में बांट ले, दो बराबर भागों में बांट ले, उसको हम क्या बोलेंगे, द्विविखंडन बोलेंगे। सर जी उदाहरण, बेटा इसका उदाहरण ये है, ये दिख रहा है ना, कौन है सर, अमीबा। देख मेरे भाई, ये अमीबा अपने आप को दो बराबर भागों में बांट लिया, दो भागों में बांट लिया, क्या कहला रहा है, द्विविखंडन। तो द्विविखंडन का उदाहरण कौन, सर अमीबा। कौन है, अमीबा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अमीबा है, और भी होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन है, अमीबा है, ठीक है सर। आपने यहां पर लिखा है स्वयं को दो या दो से ज्यादा भी तो लिखा है आपने, मैंने कहा देख इधर देख, इसने अपने आप को दो से ज्यादा भागों में बांट लिया, और वो सारे भाग कैसे हैं, समान है, ना दिखाई दे तो मान लीजिएगा लगभग समान है। सो इस परिस्थिति को मैं क्या बोलूंगा, सर चतुष्कीय विखंडन। भाई दो से अगर ज्यादा होंगे ना, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 1000 हो, कुछ भी, दो से ज्यादा अगर होंगे तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, बहुविखंडन।
क्या नाम देंगे? बहुविखंडन। ठीक है, सो याद रखना कौन बेटा? बहुविखंडन। अब ये बहुविखंडन का उदाहरण नहीं बता रखा है तो आपने याद रखना है बहुविखंडन जो होता है ये किस में मिलता है? प्रभु याद रखना, आप जरूर याद रख सकते हैं, एक ऐसा जीव जिससे मलेरिया होता है। सर जी मच्छर में मिलेगा ये बहुविखंडन मच्छर में मिलेगा? मैंने बोला मलेरिया होता है, ये नहीं बोला मलेरिया काटने से होता है। ध्यान से सुनना, एक जीव जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, एक जीव जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है, एक जीव है जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम है। याद रखिएगा, एक जीव जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम है। और ये प्लाज्मोडियम एक मादा एनोफिलीज मच्छर की लार में मिलता है। जानते ना, भूले तो नहीं है ना? हाँ सर, मादा एनोफिलीज मच्छर की लार में मिलता है। कौन? ये प्लाज्मोडियम। और ये मादा एनोफिलीज, मान लो मैं मादा एनोफिलीज हूं, ठीक है, मैं कौन हूं? मादा एनोफिलीज मच्छर हूं, और मेरी लार में कौन मिल रहा है? प्लाज्मोडियम। मान लो ये प्लाज्मोडियम है मेरे अंदर मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, ये मेरे अंदर मिल रहा है और मैंने क्या किया? हाथ खचा खा गई। मैं क्या खा गई? मतलब काट खा गई, बटका भर लिया बोलते हैं ना। क्या? मैंने मादा एनोफिलीज मच्छर ने एक मनुष्य को काट लिया, और जब मैं मतलब मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटेगी तो उसकी लार में कौन था? प्लाज्मोडियम। ये हमारे अंदर जाएगा और हमारे अंदर जाकर ये एक रोग उत्पन्न करता है जिसका नाम होता है मलेरिया। तो याद रखना, मलेरिया किससे हुआ? प्लाज्मोडियम से। लेकिन ये प्लाज्मोडियम किसके अंदर था? सर मादा एनोफिलीज मच्छर के अंदर था। तो क्या मादा एनोफिलीज मच्छर गई थी क्या हमारे अंदर मलेरिया करने के लिए? नहीं, कौन गया था? प्लाज्मोडियम। सो याद रखना, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। और यही प्लाज्मोडियम क्या करता है बेटा? बहुविखंडन करता है। तो द्विविखंडन बहुविखंडन दोनों समझ में आ गए। ये थी पहली विधि आपकी, कौन सी? अलैंगिक जनन की, जिसका नाम क्या था? विखंडन था। डन। चलिए सर, ये हमारा अमीबा द्विविखंडन। दूसरी जो है उसका नाम है मुकुलन। सर जी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बालक इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बडिंग। अंग्रेजी में क्या नाम देते हैं? सर इसको अंग्रेजी में नाम देते हैं बडिंग। मैंने कहा ओके, क्या होता है बेटा बडिंग में? ध्यान से देखना, मैंने बोला बडिंग मुकुलन में क्या होता है? अभी अभी आपको मैंने हाइड्रा दिखाया था। हाँ सर दिखाया था। क्या हाइड्रा में कोई कली का निर्माण हुआ था? कली का? हाँ सर हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ सर। यीस्ट दिखाया था अभी, यीस्ट, उसमें भी कली का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। बस वही कली का निर्माण, किसका निर्माण? उस कली का क्या निर्माण? कलिका का निर्माण। किसका? एक बड का फॉर्मेशन है, कली का निर्माण जब जीवों में होता है। वो कली शरीर पर वृद्धि कर रही है और वृद्धि करने के बाद फिर अलग हो जाएगी और नए जीव का निर्माण करेगी। सो इस कलिका निर्माण की प्रक्रिया को बोला जाता है मुकुलन। जो जरा देखिएगा यहाँ पर, देखिए जरा, क्या आपको यीस्ट दिख रहा है? हाँ सर ये यीस्ट दिख रहा है, यही हमारी एनसीईआरटी में कौन? यीस्ट का डायग्राम। क्या आपको हाइड्रा दिख रहा है? हाँ सर हाइड्रा भी दिख रहा है। जरा मुझे बताइए, इस हाइड्रा में आपको कलिका दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। ये कलिका वृद्धि करेगी और वृद्धि करने के बाद फिर नया हाइड्रा बना देगी। उसी प्रकार इस यीस्ट में ये कलिका दिख रही है, हाँ ये बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, अलग हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, क्या बनाएगी? नया यीस्ट बना देगी। सिंपल। सो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मुकुलन। सर ये दो एग्जाम्पल तो समझ में आ गया, हाइड्रा, यीस्ट, ठीक है। सर ये क्या है? रुको, ठहरो, ध्यान से सुनो, रुको जरा रुको जरा। चलिए अब आप मुझे बताइएगा, इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखिए और देखकर मुझे ये बताइए, इन दोनों उदाहरणों में कली का निर्माण शरीर के बाहर हो रहा था कि अंदर हो रहा था? आप यही बोलेंगे ना सर, इन दोनों एग्जाम्पल में कली का निर्माण कहां हो रहा था? शरीर के बाहर। शरीर के बाहर हो रहा है, कहां? लेकिन ये जो उदाहरण है ना, इसमें शरीर के अंदर निर्माण हो रहा है। ये देखिए गोल गोल दिख रहे हैं आपको? हाँ सर, ये गोल गोल है कलिकाएं। ये जो गोल गोल अंदर बन रही है ना, ये है कलिकाएं।
अब आप मुझे बताएं, यहां पर कली निर्माण कहां हो रहा है? बाहर इन दोनों उदाहरणों में। और यहां कहां हो रहा है? अंदर हो रहा है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि मुकुलन दो प्रकार का होता है? एक होता है बाह्य मुकुलन, शरीर के बाहर कलिका बन रही है। सर जी डांस बढ़िया कर रहे हो, बल्ले बल्ले हैं सर जी। बाह्य मुकुलन, इसमें क्या बाह्य मुकुलन, और सर इसमें अंतः मुकुलन। सर ये कौन है? मैंने कहा बेटा ये है स्पंज। 11वीं कक्षा में एक अध्याय पढ़ा था, प्राणी जगत पढ़ा था। 11वीं कक्षा पास किए हो ना? किए हो ना? तो 11वीं कक्षा में एक अध्याय पढ़ा था आपने, प्राणी जगत। वहां पर एक संघ आपने पढ़ा था, पॉरीफेरा। बस यही कह रहा हूं, इतना सा शब्द याद आ रहा है, बस शब्द। उस पॉरीफेरा संघ में जो जीव रखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्पंज। ये एक स्पंज है और इस स्पंज के अंदर बन रहे हैं क्या? कलियां। तेरी कलियां गलियां गलियां, ये कलियां बन रही हैं कहां? अंदर। और ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्रश्न यहां से बनता है नीट में। ये जो अंदर बनी है ना कलिकाएं, इनको बोला जाता है जेम्यूल। इन्हीं कलिकाओं को बोला जा रहा है जेम्यूल। तो याद रखना बेटा, जेम्यूल क्या होती हैं? वो कलिकाएं होती हैं, वो बड्स होती हैं जो शरीर के अंदर बनती हैं। सर जी किस में बनती हैं? स्पंज में बनती हैं। इतनी सी बात बाबू अगर याद रख लेगा तो प्रश्न यहीं से बनता है। अब कई बच्चे ना, मेरे को पता है कई बच्चे ना मेरे से प्रश्न पूछते हैं, मेरे को पता आप पूछेंगे, आप में से कईयों के मन में आ भी रहा होगा सवाल, आप पूछ भी रहे होंगे, सर ये यहाँ पर ये कांटे कांटे से क्या है? सर जी ये क्या है? सर जी ये तो समझ में आ गया, गोल गोल कलिका, ये कांटे कांटे से क्या है? मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे अंदर हड्डियां हैं कि नहीं है? हाँ बोलेंगे सर आप तो ऐसे कह रहे थे कि आपके अंदर दिमाग है कि नहीं है। मैं बोल रहा हूं तुम्हारे अंदर हड्डियां हैं। हाँ, क्या बना रही है? कंकाल। कंकाल मतलब जो हमारे शरीर की आकृति को बनाए रखता है। बस बेटा ये जो कांटेदार संरचनाएं होती हैं, ये होती हैं क्या? इनकी कंकाल होता है। सर ये हड्डियां होती है? नहीं, ये सिलिका से बनी हुई संरचना। सर जी सिलिका क्या होता है? सिलिकॉन नाम सुना है? सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है, वर्ड याद रखना, सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है उसे हम बोलते हैं सिलिका। पानी में मिलता है और वही सिलिकॉन डाइऑक्साइड इनके अंदर एकत्रित हो जाता है और ये कांटे रूपी संरचनाएं बन जाती हैं जो आकार बनाए रखती हैं इनका। क्या बनाए रखती हैं? आकार बनाए रखती हैं, याद रखना। तो ये कांटेदार संरचना इनका कंकाल बनाती है। डन? क्लियर? चल, सो स्पंज में अंतः मुकुलन क्या कहला रहा है? जेम्यूल। बाकी यीस्ट और हाइड्रा में बाह्य मुकुलन, कोई नाम नहीं है, बस बाहर बन रही है कलिका। ये था दूसरी विधि। उदाहरण याद रखना, भूल ना जाना। विखंडन का अमीबा, कौन सा? द्विविखंडन का अमीबा, बहुविखंडन का प्लाज्मोडियम। मुकुलन में 3 उदाहरण, हाइड्रा, यीस्ट, स्पंज। स्पंज में जेम्यूल। जेम्यूल मतलब अंतः मुकुलन। लिख देता हूं, जेम्यूल मतलब अंतः मुकुलन, याद रखो। डन? चले, चल अब तीसरी विधि। तीसरी विधि है बीजाणुजन। सर जी ये क्या होता है? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। मैंने बोला कि एक जीव है, एक जीव है, एक जीव है, ध्यान से सुनना। एक जीव है जिसने या तो अंदर या बाहर, अब यहां पर अंदर बाहर, अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, क्या निर्माण किया? कुछ कोशिकाओं का, एक एकल कोशिकीय संरचनाओं का। क्या बोला मैंने? एकल कोशिकीय संरचना। ध्यान से सुनना बाबू, क्या बोला? एकल कोशिकीय संरचना। देख ये एक एकल कोशिकीय संरचना है, मान लो ये एक कोशिका है, अंदर बनी है। एक जीव के अंदर कोशिका बनी, एक और बन गई, मान ले एक और बन गई, ये इधर बाहर बन रही है। ठीक है, तो ये जो एकल कोशिकीय संरचना जो बन रही है, या तो अंदर बन सकती है या बाहर बन सकती है। ये एकल कोशिकीय संरचना के अंदर क्षमता है कि ये पूरा जीव बनाकर रख डालेंगी। क्या? कि ये जो कोशिका है ना, ये वाली, ये छोटी सी, इसके अंदर क्षमता है, क्या कर सकती है? पूरा शरीर बना सकती है।
ऐसी एकल कोशिकीय संरचना को हम बोलते हैं बीजाणु। क्या बोलते हैं? स्पोर बोल रहे हैं, बीजाणु बोल रहे हैं। बच्चे याद रखना, भूल ना जाइएगा, ये बीजाणु। प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा अब यहाँ पर कि बीजाणु अंदर बनते हैं कि बाहर बनते हैं। यहाँ पर प्रश्न दूसरा पूछा जाएगा कि ये बीजाणु जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनना। एक होते हैं बेटा जी, याद रखना, चल बीजाणु। सर चल बीजाणु मतलब चलेंगे, मैंने कहा रुको। और एक होते हैं अचल बीजाणु। सर जी अंग्रेजी में भी बता सकते हो इनको क्या बोलते हैं? देखो, चल बीजाणु को बोलते हैं जू स्पोर और अचल बीजाणु को बोलते हैं एप्लेनो स्पोर। ठीक है, एक होते हैं जू स्पोर और एक होते हैं एप्लेनोस्पोर। ये दो प्रकार के आपके क्या होते हैं बच्चों? बीजाणु होते हैं। सर जी दोनों में फर्क क्या है? देख, ध्यान से देख। कुछ दिखाई दिया? नहीं सर, सेम सेम लग रहा है। अब देख, हाँ सर एक डिफरेंस दिखाई दिया। क्या सर? इसमें कुछ धागा सा दिखा दिया आपने, धागा सा, कुछ रेशे सी संरचना है इस कोशिका के साथ आपने लगा दिए। इसमें नहीं थी, इस कोशिका में नहीं थी। मैंने कहा हाँ। तो ये जो संरचना है इसका नाम है कशाभिका। संरचना का नाम है कशाभिका, अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लैजिला। और जरा इमेजिन करें, इन दोनों कोशिकाओं को अगर मैं पानी में छोड़ दूं तो कौन सी तैर सकती है? सर जी ये तैर सकती है, ये थोड़ी ना तैरेगी, ये तो बस पानी के बहाव के साथ इधर उधर घूमती रहेगी। ये तैर सकती है, क्यों? क्योंकि इसके ये जो धागे हैं अगर ये हिलेंगे तो ये आगे की तरफ या पीछे की तरफ या कहीं पर भी घूम सकती है कि नहीं घूम सकती? घूम सकती है। यानी क्या ये गति प्रदान करेगी कि नहीं करेगी? यस, गति प्रदान करेगी। अगर ये गति प्रदान करेगी तो ऐसे बीजाणु क्या कहलाएंगे? चल बीजाणु। अगर नहीं मिल रही है कौन? कशाभिका। तो ऐसे जीव बीजाणु क्या कहलाएंगे? अचल बीजाणु। खत्म, खल्लास। इतनी सी तो बात थी भाई, इतनी सी बात थी। क्या कि भैया एकल कोशिकीय संरचना क्या कहला रही है? बीजाणु, जिनके अंदर क्षमता है पूरा शरीर बनाने की। डिपेंड करता है कि वो चल सकते हैं कि नहीं। अगर चल सकते हैं तो क्यों चल सकते हैं? क्योंकि उनमें मिल रहे हैं क्या? कशाभिका, धागे रूपी संरचना जो गति प्रदान करती है। ऐसे बीजाणु को हम बोलते हैं चल। जिनमें नहीं मिल रही अचल। खत्म। सर जी उदाहरण बताइए ना। ये देख उदाहरण, ये है, देखकर ही पता लग रहा होगा। देखो धागे रूपी संरचना दिख रही है ना? यहां देखिए, ये देखिए, ये संरचना, ये जो दिख रही है ये अलग हो जाएंगी, ये अलग हो जाती है। ये संरचना जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये संरचना, और इन संरचनाओं में जरा फोकस करिए। इस संरचना को देखो, ये एक एकल कोशिकीय संरचना है, ये भी एक एकल कोशिकीय संरचना है। फर्क इतना सा था कि ये है चल बीजाणु और ये है अचल बीजाणु। ये सर उदाहरण क्या है बेटा? ये है क्लेमाइडोमोनास। सर जी ये क्लेमाइडोमोनास क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल शब्दों में बोलूंगा, क्लेमाइडोमोनास एक हरी शैवाल होती है। क्या? क्लेमाइडोमोनास एक हरी शैवाल होती है। हरी शैवाल कौन? क्लेमाइडोमोनास। अब आप बोलेंगे सर हरी शैवाल क्या होती है? हमको तो ये भी नहीं पता। चल, तूने पेड़ पौधे नाम सुना है? हाँ सर सुना है। 11वीं कक्षा में एक अध्याय था तीसरा, जिसका नाम था वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम, जहां पर वनस्पतियों के बारे में आपने पढ़ा था। यस सर। इस पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, आंखों में आंखें डालकर ध्यान से सुनना। इस पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्या? फिर से सुन, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिसमें सबसे पहला समूह जो था ना थैलोफाइट, इस थैलोफाइट समूह के अंदर जो जीव रखे जाते हैं उनको बोलते हैं शैवाल, एल्गी। 3 प्रकार की होती है, लाल शैवाल, भूरी शैवाल, हरी शैवाल। उसी हरी शैवाल का उदाहरण है कौन? क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक हरी शैवाल है।
और इस हरी शैवाल में याद रखना है कौन सा अलैंगिक जनन हो रहा था? सर जी बीजाणु जनन हो रहा था। कौन से बीजाणु बन रहे थे सर जी? चल बीजाणु बन रहे थे। कौन से बीजाणु बन रहे थे? चल बीजाणु बन रहे थे। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब इधर देखना, चल बीजाणु के कुछ प्रकार नहीं होते हैं। चल बीजाणु जो है उसके कोई प्रकार नहीं है। चल बीजाणु इज चल बीजाणु। अचल बीजाणु के ना अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं, कोनीडिया, इथीडिया, ब्रोमीडिया, क्लिमाइडिया, अलग अलग होते हैं। हमारे कोर्स में केवल एक ही अचल बीजाणु का प्रकार दे रखा है और उसका नाम है कोनीडिया। उसका नाम है कोनीडिया। सो याद रखना बेटा जी, भूल ना जाइएगा यहां पर क्या कि जो बीजाणु जनन में बीजाणु बन रहे हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो चल या अचल। चल का उदाहरण क्लेमाइडोमोनास जो हरी शैवाल है। सर अचल बीजाणु का पर्टिकुलरली नाम है, चल बीजाणु का नाम नहीं था, अचल बीजाणु का नाम है। याद रखना क्या? कोनीडिया। सर जी किसमें मिल रहा है बेटा? ये वो जीव है जिससे सबसे पहली बार एंटीबायोटिक मिली थी, प्रतिजैविक मिली थी। इसका नाम है पेनिसिलियम। ज्यादा इमरजेंसी है। नाम सुने हैं अजी? सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं। पेनिसिलियम एक क्या होती है? कवक होती है। फंजाई, फफूंदी बोलते हैं इसको, फंगस बोलते हैं, एक कवक। सबसे पहली एंटीबायोटिक आपने सुना होगा, एंटीबायोटिक खा ले। सुनते हैं ना, डॉक्टर बोलता है एंटीबायोटिक खा ले। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, बाद में पढ़ेंगे। पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, प्रतिजैविक थी, जो सबसे पहले इसी पेनिसिलियम से खोजी गई थी। सर किसने खोजी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कैसे खोजी? गलती से खोजी। कब खोजी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। वो सारी बातें हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना सा, पेनिसिलियम जो एक कवक है जिसमें क्या बन रहे हैं? अचल बीजाणु जिनका नाम है कोनीडिया। याद रखना क्लेमाइडोमोनास कौन है? हरी शैवाल है, जिसमें क्या बन रहे हैं? आपके बीजाणु बन रहे। कौन से? पेनिसिलियम से खोजी गई थी। सर किसने खोजी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कैसे खोजी? गलती से खोजी। कब खोजी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। वो सारी बातें हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना सा, पेनिसिलियम जो एक कवक है जिसमें क्या बन रहे हैं? अचल बीजाणु जिनका नाम है कोनीडिया। याद रखना क्लेमाइडोमोनास कौन है? हरी शैवाल है, जिसमें क्या बन रहे हैं? आपके बीजाणु बन रहे। कौन से? चल बीजाणु, जूस स्पोर बन रहे। खत्म खलास। ये तीसरा प्रकार था किसका मेरे भाई? आपके अलैंगिक जनन का। डन। चल चौथा प्रकार पढ़ते हैं बेटा। चौथा प्रकार है कायिक प्रवर्धन। सर जी ये क्या होता है? कायिक प्रवर्धन क्या होता है? ध्यान से सुन। मैं तेरे से एक सिंपल सी बात पूछता हूं, बालक को ध्यान से सुनना। मुझे एक सिंपल सी बात बताना, क्या मेरे शरीर में नाक जनन में सम्मिलित है? क्या ये मेरी नाक जनन अंग है? क्या ये नाक या ये आंख या ये बाल है? सोचो, क्या ये मेरे जनन अंग है? नहीं सर। तो एक नर में जनन अंग क्या होते हैं? वृषण, टेस्टीज जिनको हम बोलते हैं, है ना। याद रखना क्या कहलाते हैं? जनन अंग कहलाते हैं, जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है, जो आप मानव जनन चैप्टर में पढ़ेंगे। उसी प्रकार मादा में जो जनन अंग होता है उसका नाम क्या होता है? अंडाशय, जिसमें अंडाणु बनता है। बहुत बेसिक सी चीज बताई, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बाहर जो आप पेड़ देख रहे हैं जिसमें आप पुष्प देख रहे हैं, पुष्प ये कौन सा भाग है? क्या ये जनन से संबंधित है कि वृद्धि से संबंधित? सोचना। आप मुझे बताएं, हमारे बाल जनन से संबंधित है कि वृद्धि कर रहे हैं? हमारी नाक जनन से संबंधित थी कि वृद्धि या दूसरे कार्यों से संबंधित? सूंघने से संबंधित है। कान सुनने से संबंधित है। जीभ टेस्ट से, स्वाद से संबंधित है। जनन से तो संबंधित नहीं है। मेरी जीभ से मेरा बालक तो पैदा नहीं हो जाएगा ना, मेरे कानों से बालक तो पैदा नहीं हो जाएगा ना, है ना। ठीक है। सो कहने वाली बात है, हमारे शरीर में दो प्रकार के भाग होते हैं, या किसी भी जीव के शरीर के अंदर दो प्रकार के भाग होते हैं। एक वो भाग जो जनन से संबंधित होते हैं और एक वो भाग जो जनन से संबंधित नहीं होते हैं। याद रखना। सो पादपों में मेरे भाई सोचना, एक पादप के अंदर, एक प्लांट के अंदर, एक वनस्पति की अगर मैं बात करूं, एक पेड़ की अगर मैं बात करूं, है ना, जिसमें पुष्प है, सोचिए, इमेजिन करिए पुष्प किससे संबंधित है। याद करिए, पुष्प में कोई पुंकेसर नाम सुना हो, परागकण नाम सुना हो, है स्त्री केसर नाम सुना हो,
या बीजांड नाम सुना हो, कुछ सुना है? अंडाशय बीजांड ऐसा सुना है? सुना हो तो अच्छी बात है। एक पुष्प जननीय संरचना होती है, लैंगिक जनन से संबंधित संरचना है, जबकि उसकी जड़ें, उसकी पत्तियां, उसका तना वृद्धि से संबंधित है। तो एक पादप के अंदर दो प्रकार के भाग होते हैं, एक जननीय भाग और एक कायिक भाग। एक वो भाग जो जनन से संबंधित है, लैंगिक जनन से संबंधित है, कौन? पुष्प। और एक वो भाग जो वृद्धि से संबंधित है, जिसका नाम है कायिक भाग। अब आप मुझे बताएं, कायिक भाग कौन सा होता है? सर जड़ें हैं, सर तना है, सर पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, ये सारे क्या हैं? सर ये कायिक भाग है। अब इमेजिन करिए, किसी कायिक भाग से यानी किसी जड़ से, किसी के तने से, किसी की पत्ती से अगर मैं पूरा एक नया पेड़ बना दूं, सोच, दिमाग लगा, किसी की जड़ से, किसी की पत्ती से, किसी के तने से काट कर उससे मैं नया पेड़ बना दूं, क्या ये लैंगिक जनन के अलैंगिक जनन? सर अलैंगिक जनन है ना। प्रवर्धन का मतलब होता है विकास, प्रवर्धन का मतलब है विकास। अब जरा बुद्धि पर जोर डालो जोर बुद्धि पर। कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होएगा कि कायिक भाग, कौन सा भाग? कायिक भाग जो है, चाहे वो जड़ है, चाहे तना है, चाहे पत्ती है, वो कायिक भाग को हमने यूज में लेकर एक पादप के कायिक भाग से एक नया पादप बन गया, नए पादप का विकास हो गया, क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। अभी भी नहीं आया यार, पूरी एनर्जी खत्म हो गई मेरी। अब ये तो समझ में आ गया होगा ना? क्या? ये देखिए, पढ़ क्या लिखा हुआ है कि कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है कि पुष्प के अतिरिक्त, यानी पुष्प के अलावा पौधे के अन्य किसी भाग से, वो अन्य कोई भाग क्या हो सकता है? उसका जड़ हो सकता है, उसका तना हो सकता है, उसकी पत्तियां हो सकती है, उसकी शाखाएं हो सकती हैं, जो क्या कहलाती है? कायिक भाग कहलाती है। उनसे प्रवर्धन यानी विकास, प्रवर्धन का मतलब विकास हो रहा है, जो क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। विकास हो रहा है किसका? एक नए पेड़ का, एक नए पादप का, एक नई संतान का, क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। तो पादपों में, मेरी बात को गौर से सुनना, पादपों में अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है, जिसके कुछ उदाहरण यहां पर दे रखे हैं। प्रभु जरा देखिएगा, ये डायग्राम दे रखा है आपकी बुक में, ठीक है? अब मेरी बात को गौर से सुनना, यहां पर ये जो डायग्राम दे रखे हैं, इनके अभी सिर्फ उदाहरण याद रखना, इनका मीनिंग, इनकी सारी बातें आप एक चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है पुष्पीय पादपों की आकारिकी। क्या बोला मैंने? 11वीं कक्षा का एक चैप्टर है जिसका नाम है पुष्पीय पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। वहां पर आप ये पढ़ेंगे, ठीक है? सो अभी ध्यान से देखिएगा, अभी सिर्फ इतना सा इनके नाम और एग्जाम्पल देखिए। ये है आलू, ओके सर, बताने की जरूरत तो नहीं है ना, एक ऐसी सब्जी जो हर किसी सब्जी में मिल जाती है ना? आलू, इस आलू को बोला जाता है कंद। ये एक प्रकार का क्या होता है बेटा? कंद होता है। ये एक प्रकार का तना है। सर तना है? सर ये तो भूमि के अंदर होता है, भूमि के अंदर तना होता है। ये ऐसे तनों को हम क्या बोलते हैं? भूमिगत तने, अंडरग्राउंड स्टेम बोला जाता है। ये एक भूमिगत तना है जिसके ऊपर मिलती है आंख। सर जी किसकी आंख? अभी बता रहा हूं, रुको। जिसके ऊपर कुछ कलिकाएं होती हैं। सर ये कलिकाएं क्या कर रही हैं? आंख क्या कर रही है? वेट, अभी बता रहा हूं, रुको। सो आलू किसका उदाहरण है प्रभु? आलू किसका उदाहरण है बेटा जी? याद रखना, आलू एक प्रकार का क्या होता है? कंद कहलाता है, जो एक प्रकार का तना होता है जिस पर मिलती हैं आंखें। ये एक प्रकार की कलिकाएं हैं। कौन सी कलिकाएं? अभी रुको, वेट कर बता। सर ये क्या है? मैंने कहा अदरक है। ये कौन है? ये अदरक है। इसको बोला जाता है प्रकंद। सर ये क्या होता है? कंद, प्रकंद, ये तो बताया नहीं। मैंने कहा ना, पढ़ोगे आप, इस चैप्टर में नहीं है, उस चैप्टर में है, पुष्पीय पादपों के आकार की चैप्टर में पढ़ोगे। कंद, प्रकंद, घनकंद, शलकंद, सारी चीजें आएंगी, उदाहरण भी आएंगे। अभी सिर्फ दो, कंद, प्रकंद। कंद का उदाहरण आलू, प्रकंद का उदाहरण अदरक, याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट, ये क्या है? ये है अगेव। कौन है ये? ये है अगेव। सर जी अगेव क्या होता है? अगेव क्या होता है? कई बच्चे ना मतलब समझाना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को जानते हो।
जरूरी नहीं है हर किसी का लोकल नेम आपको पता हो। आप आलू जानते हैं क्योंकि बहुत फेमसली यूज में लिया जाता है। प्रकंद अदरक आप जानते हैं, हाँ यूज में ली जाती है। अगर नहीं यूज में लेते हो यार आप, रामबास बोला जाता है इसको, नाम सुना है? नहीं सुना ना? पूछते हैं सर इसको क्या बोलते हैं सर? नहीं उगता है हमारे यहाँ पर, है राजस्थान में नहीं उगता, हो सकता है एमपी में उगता हो। रामबास बोला जाता है, अगेव होता है। तो सिंपल तरीके से याद रख लेना, अगेव अगेव, खत्म। जरूरी थोड़ा ना हर किसी का लोकल नेम आप जानते हो, है? सो अगेव है, अगेव जिसमें पत्र कलिकाएं, पत्र कलिका जिसको हम पत्र कलिका या बुलबिल भी बोलते हैं, याद रखना, बुलबिल, बुलबिल या पत्र कलिका। यहां पर देखिए ये कौन है सर? ये तो पत्ती लग रही है, ये किसकी पत्ती है? ये है ब्रायोफिलम। शायद मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में ब्रायोफाइलम कर दिया होगा। ब्रायोफिलम या फाइलम एक ही चीज है। ब्रायोफिलम ये क्या है? इसको पत्थर चट्टा बोलते हैं। मेरे घर पर गमले में लगा हुआ है, क्या पत्थर चट्टा बोलते हैं इसको, है ना? इस पर क्या मिलती है? कलिकाएं मिलती हैं, जिनको हमने क्या बोला? अपस्थानिक कलिका। यहां पर क्या था? पत्र कलिका। यहां पर भी है क्या? अपस्थानिक कलिका अदरक में। और यहां पर है आंखें। और फाइनली ये लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला उदाहरण है, ये है जल कुंभी या जल हाइसिंथ बोलते हैं। क्या? जल हाइसिंथ या जल कुंभी बोला जाता है। ठीक है, ये जलकुंभी जल हाइसिंथ के अंदर तना होता है ना, तना, उससे एक शाखा निकलती है। वो शाखा पानी के ऊपर तैरती 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 आगे जाती है और नया पादप बना देती है। फिर इस नए पादप से शाखा निकलेगी, पानी के ऊपर रेंगती रेंगती, पानी की सतह पर रेंगती रेंगती आगे जाएगी, फिर नया पादप बना देती। तो इस शाखा को बोला जाता है, याद रखना, भूस्तारिका। इस शाखा का नाम है क्या? भूस्तारिका। इस शाखा को हम क्या बोलते हैं? भूस्तारिका बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? भूस्तारिका। सो भूस्तारिका, अपस्थानिक कलिका, पत्र कलिका, अगेन अपस्थानिक कलिका और आंखें। ये बेटा वो संरचनाएं हैं, ध्यान से सुनना, ये जितने भी कलिका, अपस्थानिक कलिका, आंख, भूस्तारिका, ये जितने भी वर्ड यहां पर है मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये अपस्थानिक, मूल लिख दिया है, अपस्थानिक कलिका, पत्र कलिका, बुलबिल भी बोला जाता है इनको। यहां पर ये अपस्थानिक कलिका, बुलबिल भी बोला जाता है इनको, आंख और भूस्तारिका। ये जितनी भी संरचनाएं यहां पर मैंने हाईलाइट करी है, प्रभु याद रखना, ये वो संरचनाएं हैं जिनके अंदर क्षमता है एक नया पेड़ या नया पादप बनाने की। ये कलिकाओं के अंदर इस शक्ति को बोला जाता है टोटीपोटेंसी। टूटी नहीं, टोटीपोटेंसी। हिंदी में बोला जाता है आध्यशक्तता। क्या बोला जाता है हिंदी में? आध्यशक्तता। और इंग्लिश में बोला जाता है टोटीपोटेंसी। कई बार बुक में हिंदी में भी लिख दिया जाता है टोटीपोटेंसी। क्या होता है सर? मैंने बोला सिंपल सा, मैंने बोला देख, ध्यान से देख, क्या मेरा ये अगर अंगूठा दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या ये मेरा अंगूठा टूट जा? टूट गया, देख, टूट गया, टूट गया, टूट गया। क्या इस टूटे हुए अंगूठे से मैं बन जाऊंगा? नहीं, नहीं ना। यानी मेरे इस कटे हुए भाग के अंदर पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, वापस से पूरे शरीर के निर्माण की क्षमता नहीं है। लेकिन जिनमें होती है उनको हम क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। सर यहां पर मिल रही थी, सर हमारे अंदर क्यों नहीं है, इनके अंदर क्यों है? ये बाद में आएगा। ये सर बाद में ही आएंगे। हर एक चीज का मतलब आपको हर चैप्टर में मिलेगा। इस प्रक्रिया को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। जैसे जस्ट मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, एक सिंपल सी बात पूछता हूं, क्या मेरी एक आंख की कोशिका से, मेरी एक आंख की कोशिका से एक नया मैं बन सकता हूं? नहीं, नहीं बन सकता। सोचिए,
क्या मेरी एक त्वचा की कोशिका से मैं मेरे जैसा पूरा जीव बन सकता है? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। लेकिन जरा सोचिए, युग्मनज जो था, जिसको आपने जायगोट बोला था, उसने पूरा शरीर नहीं बनाया था, बनाया था ना? तो उसके अंदर पावर थी, उसके अंदर वो क्षमता थी, उसी को हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। उसी प्रकार यहां पर याद रखना, इन संरचनाओं के अंदर क्या मिल रही है? टोटीपोटेंसी, क्षमता कि ये पूरा का पूरा नया शरीर, नया पादप क्रिएट कर देंगे। ये प्रक्रिया क्या कहला रही है? कायिक प्रवर्धन। अभी के लिए ये नाम याद रखना। आलू है कौन? कंद। अदरक है प्रकंद। मीनिंग उस चैप्टर में आएगा। जल हाइसिंथ में मिलती है क्या? भूस्तारिका, वहां पर आप पढ़ेंगे। भूस्तारिका, भूस्तारी, अंत्य भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, ये भी आएंगे वहां पर। टेंशन ना लीजिएगा, इसका मीनिंग आपको बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। बाकी ये जो कलिकाएं हैं, ये कलिकाएं जो है, इनके अंदर चीज वही है क्या? क्षमता है टोटीपोटेंसी, पूरा का पूरा नया पादप बनाने की। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला है? कायिक प्रवर्धन। इसी के साथ हमने समाप्त किया है क्या? अलैंगिक जनन। अब बात आ रही है किसकी? लैंगिक जनन की। सर लैंगिक जनन हमने बात कर ली। सर लैंगिक जनन क्या होता है? बहुत सिंपल सर, लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर दो जनक की आवश्यकता होती है। वो दो जनक आपस में क्या उत्पन्न करते हैं? कुछ विशेष कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं। उन विशेष कोशिकाओं का नाम क्या होता है? युग्मक होता है। जैसे मादा में जो युग्मक होता है, उस युग्मक को हम क्या बोलते हैं? अंडाणु। और नर में जो युग्मक होते हैं, उन युग्मकों का नाम क्या होता है? शुक्राणु। ठीक है, ये शुक्राणु जाते हैं, अंडाणु से संलयन करते हैं और किसका निर्माण कर देते हैं? कोशिका का, जिसका नाम होता है युग्मनज। ये युग्मनज आगे वृद्धि करता है, एक नया जीव बनाता है, एक नया प्राणी का निर्माण कर देता है, या एक नए जीव का, शिशु का निर्माण करता है। ठीक है सर, क्या है लैंगिक जनन? क्या आती है? विभिन्नताएं आती है, और विभिन्नताएं ही विकास का आधार। डन, सिंपल, सिंपल सी तो बात थी। क्या लैंगिक जनन बताइए है? चले अब बात करते हैं, ये जो लैंगिक जनन जो होता है, जिन भी जीवों में मिलेगा, ध्यान से सुनना, जिन जिन जीवों में लैंगिक जनन मिलेगा, जिन भी जीवों में लैंगिक जनन मिलेगा, उनके जीवन में तीन अवस्थाएं आती हैं। जैसे हमारे अंदर लैंगिक जनन मिलता है, हाँ सर, हमारे जीवन में तीन मेजर अवस्थाएं आती हैं। सबसे पहली किशोर अवस्था या कायिक अवस्था। सर इसका मतलब क्या होता है? भाई बाल्यावस्था। सोचो तुम बच्चे थे, हाँ सर, सोचिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 10 साल तक का जो समय जो था, बच्चे ही थे ना? हाँ सर। क्या कर रहे थे तुम? सर वृद्धि कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सर वृद्धि कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है, क्या कर रहे थे भाई? वृद्धि कर रहे थे। हाँ सर वृद्धि कर रहे थे, ग्रोथ कर रहे थे, हमारे शरीर के अंग विकास कर रहे थे। एक नर में वृषण विकास कर रहे थे, एक मादा में अंडाशय विकास कर रहे थे, लैंगिक अंगों का विकास हो रहा था। जरा सोचिए, 5 साल का लड़का या 5 साल की लड़की बच्चा पैदा कर सकते हैं? नहीं ना। क्यों? युग्मकों का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि लैंगिक अंगों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। जैसे ही लैंगिक अंग विकसित हो जाएंगे, उनमें युग्मक का निर्माण हो जाएगा। मैं बोलूंगा ना, क्या कर सकते हैं? वो जनन कर सकते हैं। यानी कौन सी अवस्था आ जाएगी प्रभु? जनन प्रावस्था आ जाएगी, जनन योग्य अवस्था आ जाएगी। अब वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। क्या कहलाएगी? जनन प्रावस्था। सर अब ये जनन प्रावस्था एनिमल्स में, प्राणियों में कैसे पता लगेगी? मैंने कहा देख, पर्टिकुलरली अगर मैं प्राणी की बात करूं, यानी एनिमल्स की बात करूं, उन एनिमल्स में भी पर्टिकुलरली नर की अगर मैं बात करूं, तो वैसी बात है, जब शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा, जब शुक्र जनन हो जाएगा, क्या हो गया? शुक्र जनन, यानी किसका निर्माण हो गया? शुक्राणु का निर्माण हो गया। तो हम यही बोलेंगे ना, क्या हो गया भाई? एक लड़का जनन योग्य, एक नर जनन योग्य है, बच्चा पैदा कर सकता है। तो कौन सी अवस्था आ गई? जनन अवस्था। वहीं अगर मैं मादाओं की बात करूं, तो सर मादाओं में कैसे पता लगेगा? एक स्त्री में कैसे पता लगेगा? एक फीमेल में कैसे पता लगेगा? तो मादाओं में एक चक्र स्टार्ट होता है, जिसका नाम होता है आर्तव चक्र। आर्तव चक्र, ठीक है। अब सर एक और हमारी बुक में एक और चक्र लिखा हुआ, कौन सा? मध चक्र। सर ये कौन से चक्र होते हैं? पता है हमारी ना,
हम टीचर्स भी आपको यही बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, आप उस चीज को फॉलो करते हो। हाँ, लेकिन सर जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें से जब हमको चीज समझ में नहीं आती तो फिर क्या करें? सर हमारी एनसीईआरटी में आर्तव चक्र भी लिखा हुआ है, मध्य चक्र भी लिखा हुआ है, ये कौन से चक्र होते हैं सर हमें तो पता नहीं है। लेकिन टेंशन ना लें, लिख तो दिया हमारी एनसीईआरटी ने, वहां नहीं समझा, लेकिन आगे चैप्टर्स में आएगा, मानव जनन में आएगा। क्या सर हर बार यही बोल रहे हो, आगे चैप्टर्स में आएगा? तो आएगा ना भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हल्का सा हिंट दे देता हूं मैं आपको। बंदर, ध्यान से सुन, बंदर, कपी। सर कपी क्या होता है? चिंपैंजी नाम सुना है? हाँ। गोरिल्ला नाम सुना है? हाँ सुना है ना। ये चिंपैंजी, ये गोरिल्ला, ये क्या कहलाते हैं? कपी कहलाते, जिनमें पूंछ नहीं होती, बंदर में होती है। तो बंदर, कपी, कपी को एप्स बोलते हैं, और ह्यूमंस यानी मनुष्य। ये तीनों में कुछ निकट संबंध होते हैं। इन तीनों को एक समूह में रखा जाता है जिसका नाम होता है प्राइमेट। क्या बोलते हैं? प्राइमेट बोलते हैं। प्राइमेट के अंतर्गत कौन आते हैं? बंदर, कपी और मनुष्य। इनके बंदर, मादा बंदर में, मादा कपी में, मादा मनुष्यों में एक चक्र स्टार्ट होता है, एक लैंगिक चक्र स्टार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्तव चक्र, रजोधर्म चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंग्लिश में बोलते हैं, मेंसेस भी बोलते हैं, पीरियड्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये आर्तव चक्र, ठीक है, स्टार्ट होता है। तो इससे पता लग जाता है क्या कि मादाओं में, किसमें? प्राणी जो मादाएं हैं उनमें कौन सी अवस्था आ गई है? जनन प्रावस्था आ गई है, वो जनन कर सकते हैं। सिमिलरली जो नॉन प्राइमेट होते हैं, कौन? सर ये नॉन प्राइमेट का मतलब सीधी सी बात है, जो प्राइमेट नहीं होंगे। सर कौन से? कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ये सारे क्या है? नॉन प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। प्राइमेट्स में 3 प्रकार के जीव, कौन कौन सा? बंदर, कपी और मनुष्य। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स में मैंने आपको बता दिया। उनके अंदर जो चक्र होता है वो क्या कहलाता है? आपका मध्य चक्र कहलाता है। अब सर दोनों चक्र में क्या अंतर होता है? तो ये आप वहां पर पढ़ेंगे मानव जनन चक्र में। ठीक है, सो इतनी सी बात क्लियर है। दंडन आडंडन, सर ये तो हमने प्राणियों में देख लिया। अब सर पादपों में, पादपों में कैसे पता लगेगा कि जनन प्रवस्था आ गई है? मैंने सीधा सा बोला, जनन योग्य अंग कौन है? पुष्प। पुष्प विकसित हो गया, पुष्पन हो गया। सीधी सी बात है, एक पेड़ में अगर पुष्प खिल गया, पुष्पन हो गया, कौन सी अवस्था आ गई? जनन प्रावस्था आ गई है। सो ये आप जानते हैं कौन है? सर जी ये बांस है। और आप ये भी जानते हैं कि बांस में पुष्पन हर 50 से 100 वर्ष में एक बार होता है। कोई बात नहीं। क्या? अगर मैं बांस की एक जाति हूं, मैं बांस, बेम्बू, ठीक है, तो मेरे पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पन होएगा, और वो भी 50 से 100 वर्ष में। 50 से 100 वर्ष में एक बार पुष्पन होगा, सिर्फ एक बार पूरे जीवन काल में, पूरे लाइफ में एक बार फ्लावरिंग होगी, फ्लावर बनेंगे, वो भी 50 से 100 वर्ष के बाद में। सो बांस याद रखना, और ये याद रखना है, कौन है सर? ये है नीला कुरंजी। नीला कुरंजी है ये, नीला कुरंजी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नीला कुरंजी, जिसको हम स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना भी बोलते हैं। स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना भी बोलते हैं। और बेटा ये जो स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना है, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि ये हर याद रखना, हर 12 वर्ष में पुष्पन करता है। और आखिरी बार, हमारी एनसीईआरटी बोलती है आखिरी बार जब हुआ था, वो कब हुआ था? 2006 में हुआ था। लेकिन हमारी एनसीईआरटी थोड़ी सी अपडेटेड नहीं है। 2006 के बाद ऑब्वियस सी बात है 2018 में हुआ होगा, है ठीक है, अब 2030 में होएगा, है तो 2006 में हुआ था, ये हमारी एनसीईआरटी बोलती है, लेकिन वास्तव में 2018 हो चुका है। यहां पर भी हुआ था। कहां पर हुआ था सर? ये साउथ में हुआ था, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में
केरला में, ठीक है, इन क्षेत्रों में हुआ था। यहां पर इतना भयंकर हुआ था ना ये पुष्पन कि इस पूरे मतलब तमिलनाडु केरला में जितने भी रोड थे सारे के सारे भर गए थे। किससे? इनके पुष्पों से। सो हर 12 वर्ष में पुष्पन होता है। मेरे ख्याल से आपको इतना आइडिया लग गया है कि मेरे भाई पुष्पन अगर होएगा तो इससे क्या पता लग जाएगा? जीवन की दूसरी अवस्था क्या? जनन प्रवस्था। अब ऑब्वियस सी बात है, जनन कर करा के एक जीव क्या हो जाएगा? बुढ़ापा आ जाएगा, और उस बुढ़ापे को हम क्या बोलेंगे? जीर्ण अवस्था, वृद्ध अवस्था। इसके बाद वो मर जाएगा। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों की जीवन अवधि में 3 प्रवस्था आती है। सबसे पहले बचपन, फिर जनन योग्यता, फिर बुढ़ापा। डन? क्लियर? अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। कौन सा बेटा? निषेचन। निषेचन से पहले क्या होएगा, निषेचन के बाद क्या होएगा। ये 3 घटनाएं हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? कंफर्म? डन डना डन डन। ठीक है, चलिए अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का। बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? एक स्पीशीज के सभी जीवों का जीवन काल समान होता है। छोटे जीवों का जीवन काल हमेशा कम होता है और बड़े जीवों का जीवन काल लंबा होता है। एक जीव का जीवन काल उसके जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की समय अवधि होती है। किसी भी जीव का जीवन काल कई 100 सालों का नहीं हो सकता। सोचिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दिमाग लगाएं, क्या होगा सही उत्तर? कौन सा कथन सही है? चलिए जी अगला सवाल। निम्न में से किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है? बरगद के पेड़ का, कछुए का, तोते का, हाथी का? बहुत ही लल्लू सवाल है, जल्दी से आंसर लगाइएगा। किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है? किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है? बरगद के पेड़ का, कछुए का, तोते का या हाथी का? सोचिए। तीसरा सवाल बेटा, एक जीवन प्रक्रिया है जो जीव को जीने के लिए आवश्यक नहीं है परंतु स्पीशीज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। वृद्धि, जनन, श्वसन या पोषण। एक ऐसी प्रक्रिया जो जीने के लिए आवश्यक नहीं है परंतु अस्तित्व को, अगर किसी जाति के अस्तित्व को बचाए रखना है तो वो जरूरी है। कौन सी है? वृद्धि है, जनन है, श्वसन है या पोषण है? लगाइए जल्दी से दिमाग और आंसर बताइए। देखो सामान अभी लाओ, देखो केक फेक वगैरह सब। आखिरी सवाल, लैंगिक जनन को अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक लाभकारी माना जाता है क्योंकि? पहला, यह प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों द्वारा प्रभावित नहीं होता। दूसरा, निषेचन एक संयोग वाला कारक है। तीसरा, यह जनसंख्या को तीव्रता से गुणित करता है। चौथा, यह विकास में विभिन्नताएं उत्पन्न कर सहयोग करता है। वाई लैंगिक जनन जो है अलैंगिक जनन से ज्यादा यूजफुल है, बेनिफिशियल है। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में ज्यादा लाभकारी है क्यों? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से आंसर लगाइए। चलिए जी समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा जी। यहाँ पर हमारे 4 प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक स्पीशीज के सभी जीवों का जीवन काल समान होता है। नहीं भैया, मेरा जीवन काल तुम्हारा जीवन काल सेम है क्या? नहीं, अलग अलग हो सकता है। छोटे जीवों का जीवन काल हमेशा कम और बड़े जीवों का जीवन काल हमेशा लंबा होता है। नहीं, मैंने मना कर दिया था, आकार से जीवन काल का कोई लेना देना नहीं। एक जीव का जीवन काल उसके जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु की समय अवधि होती है। यस,
बिल्कुल सही है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि है जीवन अवधि कहलाती है। दूसरा, किसका जीवन काल सबसे लंबा था? बरगद का। कईयों ने लगाया होगा कछुए का, बरगद का है, कछुए से ज्यादा है, याद रखना। किसका? बरगद के पेड़ का। नेक्स्ट, एक जीवन प्रक्रिया है जो जीने के लिए जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो प्रक्रिया मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ये जरूरी है कि वो प्रक्रिया किसी जाति के अस्तित्व को बनाए रखेगी। ऑब्वियस सी बात है, जनन। जरूरी नहीं है जनन किसी जीव में मिले या ना मिले, लेकिन ये जरूरी है कि उसकी जाति में जनन होना जरूरी है ताकि उसका अस्तित्व बना रहे। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न, लैंगिक जनन जो है अलैंगिक जनन से बेटर क्यों है? मैंने आपको बताया था, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं आती हैं और विभिन्नताएं ही विकास का आधार है। सो करेक्ट आंसर इज 4। इसी के साथ ये सिंपल से 4 प्रश्न थे, क्विज हुआ समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जी हम इस चैप्टर को करेंगे समाप्त। जी हाँ, छोटा सा चैप्टर है, जितना पढ़ा रहा हूं अगर उतना भी पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे, आराम से सुन लेंगे, सारी चीज समझ में आएगी। मैं क्यों खींचूं इस चैप्टर को 4-4, 5-5 लेक्चर का, जब है ही 2 लेक्चर का ये चैप्टर, समझना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, और मैं आशा करता हूं कि आप स्टूडेंट की भूमिका निभाएंगे और मैं टीचर की भूमिका निभा रहा हूं। ठीक है, आप टीचर ना बनिएगा, आपको बनना होगा, भविष्य में बन जाइएगा। अभी मैं हूं एक टीचर, मैं हूं एक गुरु, आप हैं विद्यार्थी, तो आप मेरी बात को सुनेंगे। आप गुरु नहीं है कि नहीं सर हमें तो 3 लेक्चर में पढ़ना है, नहीं होएगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों मैं लंबा खींचू, जब मेरा काम ही हो जाएगा 2 लेक्चर में, अगला चैप्टर नहीं स्टार्ट कर दूंगा, है ना। सो याद रखना, कौन सा? लैंगिक जनन खत्म करेंगे अगले लेक्चर में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।